हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू गुरुत्व नीट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? ये किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में या कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग के बारे में बताता है। साथ ही साथ उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा, इन सभी बारों में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ये थ्योरी किसने दी? ये थ्योरी दी लाइनस पॉलिंग ने। किसने दिया था? लाइनस पॉलिंग, गिवन बाय लाइनस पॉलिंग। ठीक है, ये सबसे पहली थ्योरी थी जो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री या मैग्नेटिक नेचर के बारे में हमको कुछ एक्सप्लेनेशन देता था। यह जो थ्योरी है वो मेटल और लाइगेंड के जो इंटरेक्शन है, मेटल को हम लोग लुईस एसिड भी कह सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और लाइगेंड जो होता है वो लुईस बेस के जैसा एक्ट करता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो यह जो थ्योरी का जो बेसिक आइडिया है ना, वो इसी लुईस एसिड एंड लुईस बेस इंटरेक्शन से इसका एक आइडिया आया। इसमें हमको पता है कि जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल वो लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और लाइगेंड से जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यह बॉन्ड ये बॉन्ड हमेशा प्रेजेंट होगा, है ना। दूसरी और बात, हम इसको समझते जाएंगे, ये सब एजम्पशन है ना। दूसरी बात क्या कि अगर लाइगेंड, देखो लाइगेंड के पास एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए, सबसे पहली बात ना। और जब लाइगेंड अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देगा तो वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल लोन पेयर को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। वो किस में एक्सेप्ट कर पाएगा? अपने खाली ऑर्बिटल में, क्योंकि एक पूरा पूरा लोन पेयर जा रहा है ना। तो सेंट्रल मेटल को उतने वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराने होंगे जितना लोन पेयर उसको मिल रहा होगा। अगर लाइगेंड, जैसे हम जानते हैं कि किसी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल कितने लोन पेयर लाइगेंड से एक्सेप्ट कर पा रहा है। मतलब सपोज ये एन लाइगेंड है या एन लोन पेयर लाइगेंड डोनेट कर रहा है, तो जितना लोन पेयर लाइगेंड डोनेट कर रहा है उतना इसको खाली ऑर्बिटल अवेलेबल कराने होंगे। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो सेंट्रल मेटल को 6 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराने हैं। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसको 4 ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराने होंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो इसको 2 ऑर्बिटल अवेलेबल कराने होंगे वैकेंट। तो उसके हिसाब से जितने वैकेंट ऑर्बिटल ये सेंट्रल मेटल अवेलेबल कराएगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, और उसी हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग निकालेंगे इसकी ज्योमेट्री कि लाइगेंड जब अपना लोन पेयर दिए इसको सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा शो करेगा। क्या ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा या डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो इन सब बातों के बारे में लाइनस पॉलिंग ने इसी के लुईस एसिड और लुईस बेस इंटरेक्शन से ही आइडिया निकाला, ठीक है ना। तो इनके जो एजम्पशंस है, ये कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे या ये थ्योरी क्या थी, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। उस एग्जांपल्स में इसके जो एजम्पशंस है वो सामने आ जाएंगे, देन वन बाय वन हम लोग उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात करेंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का नाम आपने सुना होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है ना, K4FeCN6। तो K4FeCN6 ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, K4FeCN6। यहां पे आपको मालूम है कि जो पोटेशियम है वो 4K+ के फॉर्म में है, एंड FeCN6 जो है यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई ये हम देखेंगे। देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, ये Fe है
है ना। तो सबसे पहले इसका आप देखिए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर ये साइनाइड -1 होता है, तो 6 साइनाइड मिलके हो जाएगा -6, और आयरन का होगा +2, तभी तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे -4 आएगा। मतलब आयरन के पास, आयरन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2। क्या मतलब है इसका कि ये आयरन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका होगा, ये आपको करा देने हैं। तो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया, रिलीज कर दिया है, ठीक है ना। अब साइनाइड जो है ये मोनोडेंटेड लाइगेंड है, कहने का मतलब है कि एक साइनाइड एक लोन पेयर देगा सेंट्रल मेटल को। ऐसे कितने साइनाइड हैं, 6, मतलब सेंट्रल मेटल को कितने लोन पेयर मिलने वाले हैं, 6 लोन पेयर। इस कॉम्प्लेक्स का क्वाड्रेटिक नंबर कितना है, 6। तो क्या करेगा सेंट्रल मेटल जो है ये 6 खाली ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा, ठीक है ना। तो ये खाली ऑर्बिटल अवेलेबल कराने के बाद आप ये देख लेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिटल ये अवेलेबल करा रहा है। वो s p और d, ये 3 हो सकते हैं। देखिए अब ये जो है ना, ये आउटर ns या मतलब आउटर सेल में जो प्रेजेंट spd वो हो सकते हैं, मतलब ns np या nd हो सकते हैं, या फिर ये जो d है वो इनर भी हो सकता है n-1d, ठीक है ना। और ये आउटर ns एंड np, तो ये जो है spd जो है, तो यहाँ पे जो d है वो आउटर सेल का भी हो सकता है, इनर सेल का भी हो सकता है। अगर ये आउटर का होगा तो इसको आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे, अगर ये इनर डी होगा तो इसको इनर ऑर्बिटल बोलेंगे। समझ पा रहे हैं क्या। तो यहां पर ये जितने ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा उसके अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं, जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं अगर उसकी एनर्जी और शेप डिफरेंट है ना, एनर्जी लगभग डिफरेंट मतलब लगभग सेम ही होती है, सेम एनर्जी वाले ही ऑर्बिटल जो होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, लेकिन एनर्जी में ऊपर नीचे थोड़ा सा रहता है। तो लगभग सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके शेप डिफरेंट है वो इंटरमिक्स होकर सेम एनर्जी एंड शेप सेम शेप के उतने ही ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। देन वो क्या करेगा, अब लाइगेंड के साथ बॉन्डिंग करेगा, और बॉन्डिंग करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो अभी जस्ट हम मान लेते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 6 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करा दिया, और वो जो 6 ऑर्बिटल हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे हाइब्रिडेशन के बाद में, और उन्हीं ऑर्बिटल्स वैकेंट ऑर्बिटल्स में अब ये जो साइनाइड है अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। तब वहां पर जो ज्योमेट्री बनती है, फिलहाल मैं बता देना चाहता हूं बेटा कि इसका जो हाइब्रिडेशन है वो D2sp3 होता है। हम देखेंगे कैसे हुआ, ये हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं कि इसका वर्जन क्या है, D2sp3 है। तो D2sp3 में इसका जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, इनर ऑक्टाहेड्रल। तो ये साइनाइड कुछ ऐसा है, एक साइनाइड कुछ ऐसा, एक साइनाइड कुछ इस तरीके से, एक साइनाइड कुछ इस तरीके से। तो पहले क्या होगा, ये एक स्क्वायर शेप बनेगा, ठीक है ना। एक साइनाइड जो होगा वो बाहर से, मतलब या बोल सकते हैं आप ऊपर से, अगर ये इस प्लेन में स्क्वायर प्लेनर शेप में है तो एक साइनाइड ऊपर से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये इस तरीके से, और एक साइनाइड नीचे से। मतलब जो ज्योमेट्री आप लोग देख पाएंगे 3 डायमेंशनल अगर स्ट्रक्चर हम इसको देख पाए तो यहां पर बनेगा इसका जो शेप है ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल को इनर ऑक्टाहेड्रल हम लोग इसलिए बोल पा रहे हैं, इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या है, इनर ऑक्टाहेड्रल। ये कैसे हम लोग निकाल पाए, क्योंकि यहां पर जो सेंट्रल मेटल है उसने जो डी ऑर्बिटल यूज किया वो इनर डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इनर डी ऑर्बिटल होने की वजह से जो इसकी ज्योमेट्री है या जो शेप है वो हम क्या कहते हैं, इनर ऑक्टाहेड्रल। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में भी हम एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब सेंट्रल मेटल जब इनसे बॉन्डिंग नहीं किया था, तो सेंट्रल मेटल के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले जितने थे उतने ही बाद में भी अगर होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनता है उसके बाद भी उतने ही अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको कहेंगे हाई स्पिन। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी स्पिन जो होती है वो हाई होती है, वो अच्छे से तेजी से घूमते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, उसके नंबर कम हो गए, तो स्पिन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसके बारे में पूछा जाता है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गिन कर कि पहले कितने थे और बाद में कितने हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग देखेंगे किसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में।
तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके कुछ एजम्पशन हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या बोलता है देखते हैं। तो सबसे पहले क्या एजम्पशन है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइड्स नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन सा, एस पी एंड डी, कितने, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान में रखेंगे सबसे पहले कि सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जितने लोन पर लिगैंड सेंट्रल मेटल को प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल मेटल उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल एस पी एंड डी जो भी है वो अवेलेबल कराएगा। ठीक है ना, किसको, लिगैंड को। तो ये कैसे कराएगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसी के बारे में, इसी का सब पॉइंट ए। तो कैसे कराएगा, सबसे पहले सेंट्रल मेटल जो होगा अपने ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो चलिए लिखेंगे इसमें सेंट्रल मेटल रिलीजेस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू their oxidation state, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। देन इसके बाद फिर नंबर 2, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल is provided is equal to the coordination number। सेकेंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल किया जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल कराए जाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराया जाएगा। मतलब जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंट्रल मेटल उतने वैकेंट ऑर्बिटल वैकेंट कराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट असम्पशन है, मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल ओनली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहता है कि जो मेटल वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा तो कब प्रोवाइड करेगा, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। क्या मतलब है समझते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा आयरन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 26, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, आर्गन 3d6 4s2। आपको मालूम है आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, 18 प्लस 2 20 और 6 26। लेकिन यहां पे आयरन +2 में है तो Fe+2 का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, +2, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे तो अब ये हो गया आर्गन, ठीक है, 3d6, एटॉमिक नंबर अभी भी 26। तो यहां पर 3d6, तो अगर हम लोग इसका ये ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम लोग देखें तो d है, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये है 3d और इसका 4s खाली है और 4p भी खाली है, जो आप यहां पे नोट कर सकते हैं। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, कुछ ऐसा है ना। अब देखिए, अब ध्यान से सुनेंगे ना, ये जो लाइगेंड है अब इस सेंट्रल मेटल को अप्रोच करता है। ये जो लाइगेंड है ये सेंट्रल मेटल को अप्रोच करता है और अप्रोच करके उसके साथ बॉन्डिंग करता है। तो यहां पर एक खास बात आपको ध्यान रखने वाली ये है कि लाइगेंड भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, एक होता है वीक लाइगेंड। हालांकि लाइनस पॉलिंग ने उस समय ये बात
ये बातें नहीं कही थी, ये हमने बाद में जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख लेते हैं तब ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर जो साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब ध्यान रखेंगे कि जो साइनाइड होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब सेंट्रल मेटल को अप्रोच करता है तो वहां पर इसमें होती है पेयरिंग। क्या होती है? पेयरिंग। ध्यान रखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या होती है? पेयरिंग। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो वो यहां पर क्या कराता है? पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉजेस पेयरिंग। यहां पर लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड causes pairing। ये क्या कराता है? पेयरिंग कराता है। कौन? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसकी वजह से पेयरिंग होगा। तो जब पेयरिंग होगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, लाइक ऐसा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको नोट किया जाए। ये कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। तो यहां पर ये पहले से पेयर थे, ये जब यहां पे आ गया तो ये भी पेयर हो गया, ये यहां पे आ गया तो ये भी पेयर हो गया। ठीक है ना। और बचा खुचा जो है यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, तो पेयरिंग होने के बाद अब क्या हुआ? तो पेयरिंग होने के बाद अब हम देख पा रहे होंगे कि सेंट्रल मेटल जो है अब एक खाली ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा लिगेंड को, जहां पर वो आकर अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सके। तो सुने, तो वही कह रहा है कि मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल ओनली आफ्टर हाइब्रिडेशन, कि ये ऐसे ही अपने ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं कराएगा। देखिए यहाँ पे 3d है, 4s है, 4p है, इनके एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन इनके शेप में काफी डिफरेंस है। तो पहले इनमें होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, बॉन्डिंग सबकी एक जैसे हो, इसके लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया था हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर पहले ये जो 3d ऑर्बिटल है 3d 4s और 4p में इसमें क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगा और इंटरमिक्स होकर ये 6 ऑर्बिटल, ये जो 6 ऑर्बिटल हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद फिर से नए 6 ऑर्बिटल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। फॉर्मेशन होने के बाद ये नए 6 ऑर्बिटल हमको मिल गए। अब ये अवेलेबल कराएगा सेंट्रल मेटल किसको? लिगेंड्स को। और इन्हीं 6 के 6 लिगेंड में जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और लोन पेयर डोनेट करने के बाद इनके बीच में होगी कोऑर्डिनेशन, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए ये तो आपको ये बातें हमको समझ में आ गई कि इसने ये ऑर्बिटल अवेलेबल करा दिए और अवेलेबल कराने के बाद में ये साइनाइड अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद यहाँ पे इनके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी अभी हम कैसे पता लगाएंगे? तो जो ज्योमेट्री है वो इनके हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जैसे यहाँ पे कितने डी मिल रहे हैं? 2D कौन से हैं? इनर वाले, है ना। तो यहाँ पे D2 कितने ऑर्बिटल? D के 2, D2 एक S है और P कितने? 3। तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पर जो D है वो कौन सा D यूज किया गया? इनर D, अंदर वाला D। तो ये जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि D2sp3 के लिए हम कहते हैं D2sp3 या sp3d2, है ना, ऑक्टाहेड्रल होता है। sp3d2 में जो D है sp3d2 में ये जो D है ये बाहर वाला D होता है। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप है इसके लिए हम लोग बोलते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल। यहां पर जो D2sp3 में D जो है अंदर वाला है, क्योंकि हमने D पहले लिखा है, ये हो जाएगा इनर ऑक्टाहेड्रल। तो हम लोग इसके हाइब्रिडेशन से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ज्योमेट्री है वो इनर ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो ये होगी इसकी ज्योमेट्री एंड शेप। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कैसे चेक करेंगे कि इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आया है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आया है इसमें हुई है पेयरिंग, और पेयरिंग होने के बाद यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया है, मतलब यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे हो गए हैं पेयर्ड। तो अब हम कहेंगे कि ये क्या है? डायामैग्नेटिक। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करेंगे? ये क्या होंगे? रिपेल होंगे। और स्पिन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया है, 0 हो गया है, तो इसकी स्पिन लो हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग 1 by 1 हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पर मेटल ने प्रोवाइड कर दिया है वैकेंट ऑर्बिटल आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन के बाद इसने वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करा दिए हैं।
तो नेक्स्ट एजम्पशन नोट करेंगे, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन गेट overlapped by orbital overlapped by orbital of ligand containing lone pair of electron. Vacant hybrid orbital of metal ion get overlapped by orbital of ligand containing lone pair of electron. ठीक है ना? Number 4, the number of vacant d orbital involved in hybridization may be inner n-1d और outer nd ऑर्बिटल। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होंगे, है ना, वैकेंट d ऑर्बिटल, वो इनर n-1d भी हो सकते हैं और आउटर nd ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। ठीक है ना? ये जैसे कि अगर d अगर बाहर, d अगर राइट साइड में है तो वो आउटर d होगा, है ना, और d लेफ्ट साइड में है, कहने का मतलब है कि वो इनर डी होगा। तो अगर वो आउटर डी है तो उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में कहेंगे, और अगर वो इनर डी है तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इफ इनर n-1d ऑर्बिटल आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन देन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये कब होगा? इट इज थ्रू ओनली द पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड प्रेजेंट होगा तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के प्रेजेंस में इसमें क्या होगी? पेयरिंग होगी। और जब ये पेयरिंग होगा तो यहां पर जब पेयरिंग होगा तो इनर ऑर्बिटल में एम्प्टी ऑर्बिटल मिल जाएंगे, और जब इनर ऑर्बिटल में वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएंगे तो वो ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा और जिससे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और लास्ट एजम्पशन अगर देखें, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लाइगेंड, अगर वीक लाइगेंड प्रेजेंट होगा तो वहां पर पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। इन प्रेजेंस ऑफ वीक लाइगेंड पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। देन आउटर डी ऑर्बिटल मतलब एन डी, इनर डी आपको नहीं मिल पाए तो हमको आउटर डी लेना पड़ेगा। देन आउटर डी ऑर्बिटल एन डी आर यूज्ड एंड सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है? अगर डी आपको, जैसे अगर डी आपको इनर मिलता है 3d 4s 4p, तो ये जो होगा, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉन्स्टेंट नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहां पर बोलेंगे इसको इनर ऑक्टाहेड्रल या इनर, और अभी कह देते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर ये 4s 4p है और अगर हमको 4d लेना पड़ता है क्योंकि 3d अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 4d लेना पड़ता है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है? यहां पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है या फिर अगर 0 नहीं है तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसको कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? लो स्पिन होगा। ठीक है ना? अगर n 0 है तो ये डायमैग्नेटिक होगा। अगर n 0 है तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। अगर n 0 नहीं है तब के केस में होगा पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक ही कहलाएगा। अगर 0 है तभी डायमैग्नेटिक। यहां पर अगर n जितना है उतना ही रहा, मतलब n 0 नहीं हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही बाद में है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कहने का मतलब है कि n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो होगा इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस तरीके से इसकी जो एप्लीकेशंस है वो पूछे जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जहां से आप लोग बताएंगे कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, और वो लो स्पिन है या हाई स्पिन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? चलिए, तो कुछ सवाल जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा, अच्छा
कौन सा लाइगेंड वीक है या कौन सा लाइगेंड स्ट्रांग है वो मैं आप लोग को अभी धीरे धीरे बताते चलूंगा। देन इसके बाद फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो वो पूरा हम लोग देख लेंगे कि कौन से लाइगेंड स्ट्रांग है और कौन सा लाइगेंड वीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात कर लेते हैं, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट En होल थ्राइस और ये है +3, ठीक है ना। इसके बारे में आपसे पूछा गया कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा। तो चलो मैं कहना चाहता हूं En इथाइलिन डाइअमाइन भी एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। En जो है ये एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो ध्यान में रखेंगे। अभी इससे पहले मैंने साइनाइड बताया, ये भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है और En भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो चलिए कैसे देखेंगे हम लोग इसकी ज्योमेट्री। तो सबसे पहले बॉन्डिंग कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ये जो सेंट्रल मेटल है अपने ऑक्सीडेशन, जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने के बराबर अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, ये तो न्यूट्रल है, ये जो होता है न्यूट्रल होता है, तो ये +3 किसका है, इसी का है। तो कोबाल्ट यहाँ पे किसमें, +3 में है और +3 में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 27 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता था कोबाल्ट का, ठीक है ना, वो होता था 4s2 3d7। कितना होता था, 4s2 3d7। लेकिन अभी हमने यहाँ पे रख दिया +3, तो +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 4s0 3d6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3d6 4s0। यहाँ पे 3d7 और 4s2 हुआ करता था, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से। क्लियर, ये बाहर निकल गया। तो अब जो इसका ऑर्बिटल डायग्राम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 3D में, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 4s खाली है और एक ऑर्बिटल में और बाहर बना देता हूं कुछ ऐसा, 4p भी खाली है, ये d है, ये 4s है, ये 4p है। देन अब चेक करेंगे कि इसमें लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। अगेन इसमें स्ट्रॉन्ग लाइगेंड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड प्रेजेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है इसका मतलब इसमें क्या होगा, अगेन पेयरिंग होगी, पेयरिंग पॉसिबल होगा। तो पेयरिंग करा दें अगेन। जब आप पेयरिंग कराएंगे तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, यहां मतलब तीनों के तीनों जो है पेयर्ड हो जाएंगे। 2 ऑर्बिटल खाली इनर में मिल गया, आउटर में हमने ये 4 ऑर्बिटल अलग से फिर से बना लिए। हमको टोटल कितना चाहिए, कितने वेकेंट ऑर्बिटल कोबाल्ट अवेलेबल कराएगा अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ये बाइडेंटेड लाइगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है Cn जो है ये कहां कितना है, 6। तो ये 6 वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा। एक ये है, 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्बिटल वेकेंट अवेलेबल कराएगा। तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो इससे पहले हो जाएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये d, ये 3d, ये 4s और ये 4p है ना। d के कितने, 2, d2 एक s और p 3। तो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे या इंटरमिक्स होंगे उस हिसाब से इसका हम लोग क्या देख लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। ये हाइब्रिडाइज होकर नया ऑर्बिटल फॉर्म बनाएंगे जिसमें जो En जो है ये अपना लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो चलिए, तो यहां पे सबसे पहले इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आ गया है d2sp3, ठीक है ना। इससे इसकी ज्योमेट्री हम लोग पता लगा सकते हैं। सबसे पहले d2sp3 जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है। d2sp3 या sp3d2 इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। यहां पर जो डी यूज किया गया है वो इनर डी है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये इनर ऑक्टाहेड्रल है। मतलब कोबाल्ट जो है यहां पर ये ट्रिस डाई, इसका नाम क्या है, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट थर्ड, ये जो है ये इनर ऑक्टाहेड्रल है। ये क्या है, इनर ऑक्टाहेड्रल है। साथ में डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ये है डायामैग्नेटिक। क्यों है डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहां पर n क्या है, 0 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है। ये स्पिन हाई है कि लो है, ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए हैं, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से इनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, किसके थ्रू, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू। समझ पा रहे हैं क्या। चलिए
कुछ और सवाल ऐसे ही हम लोग देखें तो, जैसे आपको दिया गया है K3FeCl6, इसका ज्योमेट्री क्या होगा या मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, इसके बारे में अगर आपसे पूछे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग 3K+, इसका आप लोग देख लें, चार्ज सेपरेशन करके 3K+ है, साथ में क्या है FeCN6-3। यहां से आपको मालूम चल जाएगा कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर क्या है +3, ये -6, ये हो जाएगा +3, ओवरऑल इसमें आ जाएगा -3, जिसको बैलेंस करने के लिए 3 पोटेशियम K3FeCN6 ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो आयरन Fe+3 26 का एटॉमिक नंबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका आर्गन 4s2 3d6, ये इसका आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे आयरन किस में है +3 में है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 4s0 और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से 3d5। ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4s0 को बाद में लिख सकते हो आप लोग, ये बेहतर ये रहता है ज्यादा अभी। तो 3d5 4s0 है, यहां पे इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, 4s भी यहाँ पे शो कर दो और 4p भी यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, खाली है। तो आगे चेक करो कि यहाँ पर कौन सा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या कराएगा, पेयरिंग, अगेन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड causes पेयरिंग, ये हो गया, ये क्या कराएगा यहाँ पे पेयरिंग। तो पेयरिंग कराने के बाद आप देखें अगेन ये वाला यहां पे आएगा, ये वाला यहां पे आएगा, तो 1 2 ये वाला यहां पे आ गया और ये वाला अकेला बच गया कि यहाँ पे एंटी इलेक्ट्रॉन बच गया और ये लाइक ऐसा। अब जहां से देखेंगे आप लोग कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो 6 ऑर्बिटल ये अवेलेबल कराएगा, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा D2 एक S3P, हाइब्रिडेशन जो हो गया है वो D2sp3 हो गया है। हाइब्रिडेशन जो है, चलिए देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन वो है D2sp3 है ना। ज्योमेट्री क्या है, तो इनर डी है, तो ये इनर ऑक्टाहेड्रल है, इनर ऑक्टाहेड्रल। ध्यान में रखेंगे कि जो इसकी जो ज्योमेट्री है ना वो कौन बताता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ना। मतलब हाइब्रिडेशन देख के आप इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो। तो अगर हाइब्रिडेशन D2sp3 तो ऑक्टाहेड्रल होगा, डी इनर है तो इनर ऑक्टाहेड्रल होगी, ये इसकी होगी ज्योमेट्री। ठीक है ना। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, तो यहां पे एक अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है चाहे वो एक ही क्यों ना हो, तो n=1 होने की वजह से ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और अगर स्पिन की बात करें कि ये स्पिन हाई है कि लो है, तो पहले कितने थे 5 और 5 से अब कितने हो गए 1, मतलब क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन, पहले 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी स्पिन क्या थी हाई स्पिन थी, ये स्पिन हाई थी। लेकिन अब अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो गए हैं, तो पहले से कम हो गए हैं तो स्पिन क्या हो गया है लो, तो अब यहां पे ये जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बात समझ पा रहे हैं क्या। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। चलिए एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल आयन। ठीक है ना, कि किसी कॉम्प्लेक्स आयन की जो ज्योमेट्री है वो उस मेटल के हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp, देखो अब ये भी समझ सकते हो कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सुनेंगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ना, इसका मतलब है कि क्या हुआ वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल जो होगा वो कितने वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा 2, तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा, तो वो s और p होगा, मतलब हाइब्रिडेशन sp होगा। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। तो जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री जो होगा वो क्या होगा लीनियर। अगर हाइब्रिडेशन sp है तो ज्योमेट्री क्या होगा लीनियर।
कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है, सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो हाइब्रिडेशन होगा एक s और दो p मिला के sp2, वैकेंट ऑर्बिटल एक s होगा, दो p होगा तो sp2 होगा। और अगर sp2 हुआ तो ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन दो अलग अलग हो सकते हैं, एक हो सकता है sp3 या एक हो सकता है dsp2। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, 4 है, तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है, या तो हाइब्रिडेशन sp3 हो सकता है या हाइब्रिडेशन dsp2 हो सकता है। अगर sp3 हुआ हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री जो होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तब यहां पर जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ तो यहां पर फिर से दो चांसेस हैं कि हाइब्रिडेशन हो सकता है sp3d या dsp3, मतलब यहां पे दो केस फिर से संभव है, या तो d आउटर वाला यूज होगा या तो d अंदर वाला यूज होगा। अगर d आउटर वाला यूज हुआ तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, d अंदर हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए मुझे एक बात बताएंगे, sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है? sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है? क्या? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो डी अगर आउटर है तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? आउटर ट्रायगोनल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और बाइपिरामिडल और dsp3, डी अगर लेफ्ट इनर वाला हुआ तो ये इनर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ये होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, ठीक है मैं यहां पे लिखता हूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है? यहां पे अगेन दो केस बनेंगे। हाइब्रिडेशन हो सकता है sp3d2 या फिर d2sp3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो दो ही पॉसिबिलिटीज हाइब्रिडेशन की, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अगर sp3d2 निकला तो ये आउटर ऑक्टाहेड्रल होगा, और d2 अगर इनर हुआ तो इनर ऑक्टाहेड्रल। ये हो जाएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑक्टाहेड्रल, और अगर d इनर हुआ तो ये हो जाएगा इनर ऑक्टाहेड्रल, हेड्रल। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडेशन चेक देख के हम लोग किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। और हाइब्रिडेशन का भी अंदाजा हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर से भी लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन होगा sp, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो sp2, 4 है तो दो केसेस होंगे sp3 या dsp2, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो अगेन दो केसेस होंगे sp3d या dsp3, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3d2 या d2sp3। तो इन चीजों के बारे में हम लोग पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन करने से पहले। चलिए अगर हम लोग फिर से क्वेश्चन करें, अगर कंपेयर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है CONH3 6+3, इसके बारे में हम लोग जियोमेट्री और जो मैग्नेटिक नेचर है या स्पिन कौन सा हाई स्पिन लो स्पिन इसके बारे में चर्चा करें, और इसके बारे में वही चर्चा करें। तो चलिए देखते हैं। कोबाल्ट+3 में सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका भी है। कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि कौन इनर है और कौन आउटर है, इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो ये अंदाजा तो हमने पहले लगा लिया कि दोनों के दोनों क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट+3 में थोड़ा फास्ट करेंगे। कोबाल्ट+3 में मतलब आर्गन, और क्या हो जाएगा ये 3d6 4s0, 4s2 3d7 होता था, 3 इलेक्ट्रॉन निकल के तो 3d6 4s0। अमोनिया, अच्छा फिर से अभी ध्यान रखेंगे एमीन जो है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है एमीन, मतलब यहां पे क्या होगा? पेयरिंग होगा। जो हेलोजेंस होते हैं ये वीक लाइगेंड है, हेलोजेंस जो है वो वीक लाइगेंड है, और वीक लाइगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अभी तक हमने क्या क्या देखा? साइनाइड देखा, इथाइलिन डाइअमाइन देखा,
NH3 देखा, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। हेलोजेंस, अब हमने स्टार्ट करी वीक लाइगेंड में हेलोजेंस जो है वो वीक लाइगेंड है, ठीक है। तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। तो चलिए 1 2 3 4 5 और ये 6, 4s खाली है, ये 4p भी है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो यहाँ पे होगा पेयरिंग। तो पेयरिंग है तो चलिए पेयरिंग करा देते हैं हम लोग, है ना। पेयरिंग करा दें तो यहाँ पे ये 1 2 ये इधर आ जाएगा, ये अगेन ये वाला इधर आ जाएगा, ये अगेन इस तरह दो खाली ऑर्बिटल मिल गए। तो यहाँ पे बेटा इनके बीच में होगा हाइब्रिडेशन, ये और हाइब्रिडेशन से D2 एक S 3p D2 sp3 निकल गया, 6 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करा दिया जहां पर NH3 अपना लोन पेयर दे देगा, ठीक है ना। तो D2 sp3 से यहाँ पर क्या मालूम चला, ये ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन कौन सा, इनर ऑक्टाहेड्रल, कौन सा, इनर ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री होगी n जो है n = 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये है डाया मैग्नेटिक और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और क्या है ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो अगेन कोबाल्ट +3, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा, 3d6 4s0, है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा 3d6 4s0, क्योंकि यहाँ पे वीक लाइगेंड है तो पेयरिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मतलब एक, यहाँ पे ये 1 है ना, 2 3 4 5 और ये 6 वैसा का वैसा ही रहेगा। और ये हो जाएगा 4sp, ये 4p, ये 3d है, 4s और ये 4p। वीक लाइगेंड है, पेयरिंग जो है पेयरिंग जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। और पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगा तो हमको अब देखना है मतलब हमको 6 ऑर्बिटल वैकेंट अवेलेबल कराने हैं। हमको कितने दिख रहा है, 1 2 3 4, तो 4 यहां मिल गए तो 2 और आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 4s, देखो अब 3d हम लोग काम में नहीं ले सकते, यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि 3d में 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 3d है। यहाँ पे अब आगे लिखेंगे 4s, ये हो जाएगा 4p। तो अगर हमको अगर अंदर हमको वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिले तो हमको आगे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। तो कितने ऑर्बिटल, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक ये वैकेंट ऑर्बिटल हमको लेने होंगे। इस सेंटर मेटल अवेलेबल कराएगा, इसमें हाइब्रिडेशन होगा और हाइब्रिडेशन के बाद जो ऑर्बिटल फिर से जो बनेंगे वहीं पे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्डिंग बनाएगा। तो कौन कौन से यूज हुआ है, इसमें एक S यूज हुआ है, 3p यूज हुआ है और 2d, मतलब sp3d2। तो इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d2 है। ये आउटर ऑक्टाहेड्रल है, आउटर ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है ना। n कितना है, 4, पहले भी 4 था, अभी भी 4, n 4 है। इसका मतलब ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, पैरामैग्नेटिक नेचर। और जितना पहले था उतना ही बाद में, इसलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उतने ही बाद में तो ये हाई स्पिन होगा, और अगर पहले से कम हो गए तो वो लो स्पिन होगा। वीक लाइगेंड का यहाँ पे क्या काम था, वीक लाइगेंड यहाँ पे पेयरिंग नहीं कराता। तो जब पेयरिंग नहीं होता तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल जो होगा वो हमको क्या मिलेगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन MnH2O6 होल +3, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। तो चलिए कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। तो जब +3 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, क्या वैसे तो क्या होता है, आर्गन 4s2 3d5 है ना, 4s2 3d5। Mn का जो न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में आर्गन क्या होता है, 4s2 3d5। अब +3 बोल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, मतलब ये हो जाएगा 3d4 और 3d, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, है ना। पहले 4s से निकलते थे 3d से, तो 2 यहां से और 1 यहां से, तो 3d4 4s0 हो गया, ठीक है। चलिए अब आपको मैं अगेन बताना चाहता हूं, जो वाटर जो होता है ना वो वीक लाइगेंड है, वाटर जो है वो वीक लाइगेंड है, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है ना, पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगा।
तो ये 1 2 3 4, ठीक है ना। ये पेयरिंग यहाँ पर H2O जो होता है वो होता है वीक लाइगेंड। वीक लाइगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं होगा। और जब पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले 4 थे तो अभी भी 4 ही रहेंगे। हमसे पूछा गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n कितना है 4। बात समझ पा रहे हैं क्या। आगे आपसे पूछा जाए कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो वो अलग केस है, ठीक है ना। 4 है तो कोऑर्डिनेट नंबर वैसे तो 6 है, कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका निकालेंगे। लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री जो है ना, वो 6 के लिए ज्योमेट्री जो है हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से निकालते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं, क्योंकि कुछ इसमें ड्रॉबैक है जिसके वजह से यहां पर हम लोग कुछ ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम लोग कई बार वीबीटी को यूज नहीं कर पाते हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सीएफटी। तो खैर यहाँ पर अगर आप लोग जब ज्योमेट्री जब हम लोग देखेंगे ना, तो हम अकॉर्डिंग टू सीएफटी ले आएंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन ये था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितने हो गए 4, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है निकल +2 का। अगर x माइनस हेलोजन जो है एक्सेस में दिया गया है तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, इसकी ज्योमेट्री होगी क्या होगी और मैग्नेटिक नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए निकल +2, हमने बताया था कि कुछ मेटल्स होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो याद करो, आपको याद होगा निकल +2 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, कितना होना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। निकल, याद करो, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये सब के सब जब +2 होते हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसका मतलब इससे कॉम्प्लेक्स हमको निकल मिल गया, निकल x4। और अगर ये +2 में है, ये -4 है, तो ओवरऑल -2 इसके ऊपर आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स मिल गया आपको, है ना। हमको निकल +2 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है 4, तो 4x ले लीजिए, x4, ये -4 है, ये +2, ओवरऑल चार्ज क्या जाएगा -2, तो ये हमको कॉम्प्लेक्स मिल गया। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो चलो ज्योमेट्री निकालने के लिए हमको क्या देखना है, निकल +2 है, तो निकल +2 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे साइड में हम लोग बना लेते हैं। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा निकल +2 का, वो होता है 4s2 3d8 4s2 आर्गन 3d8 4s2। तो +2 में तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3d8 4s0। अब हेलोजन जो एक वीक लाइगेंड है, हेलोजन क्या है, वीक लाइगेंड, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो पहले तो हमने 3d8 को ऐसे नोट कर लिया 3d8, ठीक है ना। और पेयरिंग नहीं होगा, हमको कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो हमको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 3d में तो हमको नहीं मिला, तो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे 4s और 4p की तरफ, हम लोग ढूंढेंगे किसमें, 4s में, नीचे लिख रहा हूं 4s और 4p में, यहाँ पे 4s और ये 4p, तो हमको 4 मिलेंगे, 1 2 3 4। तो इसका जो ज्योमेट्री होगी वो इस हाइब्रिडेशन से, हाइब्रिडेशन निकल गया, एक s3p हाइब्रिडेशन है, sp3 है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, n=2 है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर। तो इस तरीके से इसके सवाल बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला, ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ 4d एंड 5d एलिमेंट्स, जैसे वो डी ब्लॉक में अगर हम लोग 3d 4d और 5d के बारे में बात करते हैं ना, तो 4d और 5d के जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी मेटल हैं, वो सब के सब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो सब होते हैं डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये ध्यान रखना, इसके 4d और 5d एलिमेंट्स के जो सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो इनर ऑर्बिटल होंगे एंड डायामैग्नेटिक होंगे। इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, सीएफटी, वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कौन एक्सप्लेन करता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स में अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे PtCl4 -2, PtCl4 जो -2 है ये ले लो, या फिर ले लेता हूं मैं PtNH3, ठीक है ना, ये 4NH3 4, ये +2 ले लूं, ठीक है ना। ये जैसे ये है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, इसका भी 4,
कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 4। तो ये इनर ऑर्बिटल है, मतलब इनका जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केस हो सकते थे, एक तो sp3 एक dsp2। तो ये इनर ऑर्बिटल है, मतलब dsp2 इनर ऑर्बिटल यूज होगा तो ये होगा dsp2, इनर ऑर्बिटल है ये dsp2 होगा, ठीक है ना। साथ में ये डायामैग्नेटिक भी होगा, साथ में ये डायामैग्नेटिक भी होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये dsp2 होंगे, ठीक है ना। और जो इनका मैग्नेटिक नेचर होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें, जैसे हम लोग ले लें कुछ और एग्जांपल, PTEN होल थ्राइस +4 ले लू मैं, समझ पा रहे हैं, या PTCl6 -2 ले लू, PTCl6 -2 ले लू, या मैं ले लू PTH2O होल 6 +4, अगेन मैं ये ले लू। तो इनके भी अब देखो यहां पे ये क्या है, इसका अगर हम लोग बात करें, इसका अगर हम लोग बात करें तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल होंगे, लेकिन ये इनर ऑक्टाहेड्रल, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स चाहे वीक लाइगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो, ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ये वीक लाइगेंड, अगेन ये वीक लाइगेंड है, तो ध्यान में रखिए ये सब के सब इनर ऑर्बिटल होंगे। ये भी क्या होगा, इनर ऑर्बिटल, और ये इनर ऑक्टाहेड्रल है, इनर ऑक्टाहेड्रल है, और ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक है। ये हम कैसे पता लगाएंगे, अभी तो यहाँ पे हमने देख पढ़ लिया, ठीक है ना, कि इनर ऑक्टाहेड्रल और डायमैग्नेटिक है। इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, सीएफटी। तो जब हम लोग सीएफटी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन देखेंगे, ये सब के सब इनर ऑर्बिटल, इनर ऑक्टाहेड्रल निकलेंगे और डायमैग्नेटिक भी निकलेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन CN कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो निकल +2 आयन के सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आउटर ऑर्बिटल होंगे, एंड साथ में क्या होगा, पैरामेग्नेटिक। अगर निकल +2 में है तो उसके जो सारे कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए वो सबके सब आउटर ऑर्बिटल होंगे एंड साथ में पैरामेग्नेटिक होंगे। और ये भी कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, एक्सप्लेन बाय CFT। ये भी इसको कौन भी एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन बाय CFT। तो जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें निकल NH3 6 +2, आप सोच रहे होंगे कि सर +2 में तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लेकिन ये तो हमारे लिए कि अगर हमको बनाना है तो, लेकिन अगर एग्जामिनर या क्वेश्चन अगर हमको आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, तो ध्यान रखना बेटा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है निकल +2 के लिए तो ये आउटर ऑर्बिटल होंगे sp3d2 एंड पैरामेग्नेटिक होंगे। NaCl6 -4, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ये वीक लाइगेंड है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड रहे चाहे वीक लाइगेंड रहे, ठीक है ना, दोनों ही केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए निकल +2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और साथ में पैरामैग्नेटिक नेचर भी इसका रहेगा। कौन एक्सप्लेन करेगा, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक +2 कैडमियम मरकरी, ये सबके जो कॉम्प्लेक्स हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये जिंक +2 कैडमियम +2 और मरकरी जो होते हैं ना, ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है, ठीक है ना। तो ये सबके सब जो है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे और ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होंगे, समझ में। ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जिंक +2 कैडमियम +2 एंड मरकरी +2 आर टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि अगर मैंने जिंक ले लिया ZnOH4 होल -2 या ZnNH3 4 होल +2, OH यहाँ पे वीक लाइगेंड है जबकि NH3 जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो किसी भी केस में हो 3D10 4S जरूर जिंक +2 के फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे भी जिंक +2, यहाँ पे भी जिंक +2, तो 3D10 4S0, 3D10 4S0 स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारे के सारे क्या होंगे, पेयर्ड ही होंगे। और हमको जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आउटर ऑर्बिटल ही लेना पड़ेगा। तो एक S3p, तो इनका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल, और ये क्या होंगे, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये और मैं आपको समझाने जो जा रहा हूँ, अभी ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आप लोग को ये चीजें जो मिलती है ना, उन्हीं चीजों को मैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये किसी बुक्स में कई बार नहीं मिलती है ना। देखो, अभी तक मैंने बताया कि वाटर जो है एक वीक लाइगेंड है, वाटर क्या है, वीक लाइगेंड है, बट कॉपर प्लस 2 के लिए जो वाटर है ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के जैसा एक्ट करता है। ये हमको कैसे समझ में आया कि हमने ऐसा क्यों कहा कि वाटर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि हमने पाया कि कॉपर को जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के साथ रखा जाए या वीक लाइगेंड के साथ रखा जाए, दोनों ही केस में इसका जो हमको ज्योमेट्री मिला वो DsP2 था, ठीक है। DsP2 स्क्वायर प्लेनर था, n इज इक्वल टू 1 था एंड पैरामेट्रिक इन नेचर था। तो खास बात तो ये था कि ये स्क्वायर, इसका जो शेप था वो स्क्वायर प्लेनर था और दोनों ही केस में ये पैरामेट्रिक इन नेचर है। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि वाटर तो वैसे वीक लाइगेंड है, पर कॉपर प्लस 2 के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के जैसा एक्ट करता है, क्योंकि तभी पॉसिबल है जब इसमें क्या हो रहा हो, पेयरिंग, आई मीन जब दोनों ही केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हो। जैसे कि कॉपर प्लस 2 हम देख लेते हैं, कॉपर प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d10 4s1, 3d10 4s1 प्लस 2 है तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जब निकल गया इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 3d9 4s0। समझ पा रहे हैं क्या। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d9 है, 4s0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। समझ पा रहे हैं क्या। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस केस में हम ये कहते हैं कि 4 अगर इलेक्ट्रॉन है, 4 कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो आउटर ही लिया गया है, 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं क्या। तो यहां पर ये देखा गया है कि जो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या मिलती है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। तो अगर हमने इसका आउटर ऑर्बिटल लिया, इनर से हमको एम्प्टी ऑर्बिटल मिल नहीं रही है, 3D में कहीं मिल नहीं रहा है, हमको एक s मिल रहा है और 3 p मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होना चाहिए, sp3। तो sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी क्या, टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली जब हमने चेक किया तो वो क्या था, स्क्वायर प्लेनर, और अन्य पेड इलेक्ट्रॉन उसमें भी प्रेजेंट थे। तो ये माना गया कि कहीं ना कहीं ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहां से एक्साइट होकर, जब लाइगेंड अप्रोच करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 4p ऑर्बिटल में चला जाता है। जब ये 4p ऑर्बिटल में चला जाता है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला गया अब यहां पर, समझ पा रहे हैं क्या, ये इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पर और ये वाला खाली हो गया। तो खाली हो गया तो हमको कितने ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए थे, कितने, 4। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये अब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और बनाते हैं DsP2। समझ पा रहे हैं क्या। तो क्योंकि वाटर जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के जैसा एक्ट कर रहा है, हम ये मानेंगे, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो गया है, यहां से यहां पर। ऐसा हेलोजन के केस में नहीं होता, ऐसा हेलोजन के केस में या दूसरे वीक लाइगेंड के केस में नहीं होता, ठीक है ना। वाटर के साथ होता है, इसलिए हम वाटर को यहाँ पर क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलता है, तो ये मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन 4p ऑर्बिटल में चला गया है और 4p ऑर्बिटल में चले जाने की वजह से यहाँ पर हमको मिल गया एक एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो यहां से हम अपनी 4 लेंगे, 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2। और ऐसे हम लोग इस बात का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये स्क्वायर प्लेनर कैसे हुआ, ठीक है ना। तो ये DsP2 हो गया, और DsP2 जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है ना। अच्छा, पैरामेडिक इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हालांकि ये 4p में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि अन्य पर इलेक्ट्रॉन एक है इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो प्लीज ध्यान में रखेंगे, वाटर जो है वो एक वीक लाइगेंड है, वाटर क्या है, एक वीक लाइगेंड है, पर कॉपर प्लस 2 के लिए स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह एक्ट करता है। ऑक्सीलेटो की अगर बात करें C2O4-2, तो ये भी एक वीक लाइगेंड है, C2O4-2 ये भी एक वीक लाइगेंड है, लेकिन कोबाल्ट प्लस 3 आयन के लिए स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह एक्ट करता है। बट फॉर कोबाल्ट प्लस 3 आयन C2O4-2 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। तो जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आप लोग फिर से देखेंगे,
ये ध्यान रखें कि कोबाल्ट C2O4 माइनस C2O4 थ्राइस होल -3 जो है, यहां पर अगर C2O4 वीक लाइगेंड की तरह एक्ट करता तो हमको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता, हमको क्या मिलता, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलता। लेकिन क्योंकि ये इसका जो हमने ज्योमेट्री देखी तो हमको मिला इनर ऑर्बिटल, इनर डी हमको मिला था। तो इनर डी क्यों मिला होगा, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह एक्ट किया, और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह एक्ट करने की वजह से हमको क्या मिला, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे अगेन ध्यान में रखेंगे कि C2O4 वीक लाइगेंड है, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ में, किसके साथ में, सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट, आयरन नहीं या कोई दूसरा मेटल नहीं, किसके साथ, कोबाल्ट +3 के साथ ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह एक्ट करता है। चलिए ये वाला लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। इन मेटल कार्बोनिल में ना, मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0। तो इसमें क्या, इस केस में क्या होगा, तो ऑल 4s इलेक्ट्रॉन, जो भी 4s ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 है, जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात करें NiCO4 की बात करें, तो निकल का मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, 0। तो जब 0 होगा तो इसमें 4s में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो कोबाल्ट है, कार्बोनिल है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड में आता है। कौन, कार्बोनिल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है। तो एक तो मेटल कार्बोनिल है, कार्बोनिल मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड। तो उस केस में क्या होगा, जो 4s में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4s में इलेक्ट्रॉन्स वो किस में चले जाएंगे, 3d में। अब ऐसा क्यों माना गया, देखो निकल का क्या होता है, 3d8 4s2, 3d8 4s2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने ये देखा कि इनका जैसे निकल NiCO4 है, इसका जो ज्योमेट्री थी वो क्या निकला, टेट्राहेड्रल, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हुआ होगा, sp3। तो ये sp3 कब पाया जाएगा, जब ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें शिफ्ट हो जाएंगे, 3d में। तो इस केस में क्या होता है कि ऑल 4s इलेक्ट्रॉन जो है, सारे के दोनों 4s इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, 3d ऑर्बिटल में। तो ये अगेन हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लिया कि मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, ये तो क्लियर है। और इसमें सारे के सारे जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखो ये तो पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये भी पेयर्ड हो गया, एक और इसमें है, ये भी पेयर्ड हो गया, मतलब ये पूरे के पूरे पेयर्ड हो गए। अब एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए तो हमको आगे जाना पड़ेगा, एक s 3p, तो ये हो जाएगा sp3। तो ये इसलिए ये sp3 होता है, डायमैग्नेटिक होता है और लो स्पिन, ये sp3 डायमैग्नेटिक और लो स्पिन, ठीक है ना। ये कैसे हम समझ पाए, कैसे, जब 4s इलेक्ट्रॉन जो होगा, जब 3d में ट्रांसफर होगा, तभी ये हमको चीजें जो प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट है, ठीक है ना, वो हम प्रूव कर पाए। कैसे, जब 4s इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ। वैसे अगर FeCO5 का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी DsP3 का मिलना इस बात का सबूत है कि 4s के जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। और ये भी डायमैग्नेटिक है और लो स्पिन। आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हैं। Fe कितना होता है इसका, 3d6 और 4s2 है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाते हैं 3d में, तो ये 3d8 हो जाता है और पूरा का पूरा पेयर रहता है। तो एक ऑर्बिटल उसमें खाली होगा और एक ऑर्बिटल खाली होगा, मतलब एक कौन सा, इनर ऑर्बिटल, तो d और आगे के 4, तो ये DsP3 हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा, लो स्पिन होगा। वैसे ही ये क्रोमियम में भी होगा, तो क्रोमियम में D2sp3 डायमैग्नेटिक और लो स्पिन का होना इस बात का कहीं ना कहीं एक सबूत है कि 4s के इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लाइव लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग सब पहले पढ़ेंगे CFT, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे। ये लगभग 2 दशक तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा गया था। जब ये VBT को लाइनस पॉलिंग ने जब इसने दिया, लाइनस पॉलिंग ने, ठीक है, 2 दशक तक इसके बारे में पढ़ा गया, समझा गया, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ ड्रॉबैक मिले तो इसको कैंसिल आउट कर दिया गया या इसको फर्दर डेवलप नहीं किया गया। इसके बाद एक नया थ्योरी आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग बाकी जो बातें हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे देखा गया, ज्योमेट्री कैसे दिया गया है ना,
कलर्ड नेचर कैसे देखा गया, जो जो इनके ड्रॉबैक थे वो कहां पर जाकर सॉर्ट आउट हुए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे, जिसमें आप लोग वीबीटी से बेहतर क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बेटा।